तो जो है आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने जो डीएनए के फ्रेगमेंट को कट किया था, फिर उसको पीसीआर से सेपरेट किया था और जेल इलेक्ट्रो पीसीआर कह रहा हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया था और पीसीआर से उसको एम्पलीफाई किया था। तो अब जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको हमें किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है भाई साहब वेक्टर। तो उस डीएनए को किसी वेक्टर डीएनए के साथ कैसे अटैच करते हैं वो देखना है, बट उसको देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर वेक्टर क्या होता है। सही बात है। तो सबसे पहले जो है हम हेडिंग डालेंगे क्या, वेक्टर। क्या डालना है, वेक्टर। तो अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछता है वेक्टर क्या है, तो वेक्टर कुछ नहीं है, व्हीकल है एक। क्या है, व्हीकल ऑफ डीएनए, या फिर आप बोलो व्हीकल दैट कैरीज ये ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं तो बोल क्यों पाओगे, ये किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है तो ऑर्गेनिज्म कैसे बोल दोगे इसको। आप तरफ डीएनए मतलब डीएनए पे ट्रैवल। मैं कह रहा हूं कि डीएनए को ले जाने वाला क्या है, मतलब मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसको मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूं किसी की बॉडी में, उसको ले जाने वाले को हम वेक्टर बोल रहे हैं। अब जो ले जाने वाला है वो क्या हो सकता है, प्लाज्मिड हो। बैक्टीरिया थोड़ी लेके जा रहा है हमारा, प्लाज्मिड लेके जा रहा है। प्लाज्मिड ऑर्गेनिज्म कैसे हो जाएगा, प्लाज्मिड तो प्लाज्मिड ही है, वो एक बैक्टीरिया कैसे हो जाएगा। सोर्स बैक्टीरिया हो या जो हो वो तो अलग बात है, लेकिन उसको ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते ना। सोर्स बोल सकते हैं, क्या सोर्स बोल सकते हैं, क्यों बोलेंगे सोर्स, सोर्स कैसे बोलेंगे बताओ, किस लॉजिक से। इंग्लिश भी थोड़ा लगाओ ना। अगर मतलब मान लिया मैं वेक्टर बोल रहा हूं, वेक्टर क्या होता है, मीडियम हो सकता है। जैसे मान लिया मुझे यहां से आजादपुर जाना हो, तो मैं कैसे जा रहा हूं, मान लिया बैटरी रिक्शा मिलता 10 रुपए में, बैटरी रिक्शा पकड़ा और मैं चल गया, तो मेरा मीडियम क्या हुआ जाने का, बैटरी रिक्शा। मैं बैटरी रिक्शा को सोर्स बोल दूंगा। सोर्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से कोई चीज जा रही। मैं कहां से गया, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या था, ये ओमेगा, कहां गया, आजादपुर, फाइनल डेस्टिनेशन। सोर्स तो ये हुआ ना, मीडियम हुआ ना वो। तो अंग्रेजी थोड़ा लगाओ, बेसिक सुनने में अच्छा लगने से नहीं होता ना, कुछ भी लगा लेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, व्हीकल दैट कैरीज जीन ऑफ इंटरेस्ट। मीडियम आ सकता है, मीडियम दैट कैरी। हाँ, अब सुनना, मीडियम भी बोलने में दिक्कत है, क्योंकि मीडियम ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारे केस में कल्चर मीडियम भी तो होता है, जहां बैक्टीरिया तो ग्रो कर रहे हो, इसलिए चुपचाप व्हीकल बोलो, ठीक है ना, फालतू की बातें इधर उधर नहीं। तो व्हीकल दैट कैरीज जीन ऑफ इंटरेस्ट टू दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, टू दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब वो व्हीकल जो डीएनए को लेके जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो भैया वेक्टर हम किसको बोलते हैं, जीन ऑफ मतलब जो व्हीकल है, जो मतलब कोई भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने फॉरेन डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भेजेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर की तरह कौन कौन काम कर सकता है, इसके एग्जांपल आपको बताना, जैसे प्लाज्मिड क्या हो सकता है, प्लाज्मिड, आपका रेट्रोवायरस क्या हो सकता है, रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, और बताओ एगोरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, सिर्फ एगोरोबैक्टीरियम याद रखना, एगोरोबैक्टीरियम हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, सर PBr322 हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, BAC, और क्या हो सकता है सर, YAC हो सकता है, ठीक है ना। और आगे सर ETC लगा रहा हूं। BAC YAC कहां पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी वेक्टर का काम करते हैं।
क्रोमोसोम ही तो है, और इस पर अपना डीएनए अटैच करके हम भेज सकते हैं। पीवीआर 322 क्या होता है ये पढ़ोगे। एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस, ये अलग अलग प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, और इनकी इन्फेक्शन के थ्रू हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं। जबकि प्लाज्मिड आपको पता है कहाँ मिलता है, प्लाज्मिड कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। ये सब क्या है, वेक्टर है। अब सुनना, हर एक वेक्टर का कुछ ना कुछ कॉपी नंबर होता है। क्या होता है, कॉपी नंबर। जनरली अगर हम बात करें, सम प्लाज्मिड हैव वेरी फ्यू कॉपी नंबर, फ्यू कॉपी नंबर। बता रहा हूं कॉपी नंबर क्या होता है। अगर हम बात करें तो कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं, यानी सम प्लाज्मिड, एंड अगर हम बात करें किसकी, बैक्टीरियोफेज की, किसकी बात करें, बैक्टीरियोफेज की, हैव कॉपी नंबर कितना, 15 to 100, यानी 15 से लेकर 100 कॉपी नंबर होता है। कॉपी नंबर का मतलब होता है कि कोई भी वेक्टर डीएनए कितनी बार अपनी कॉपी बना सकता है, वही है कॉपी नंबर, कितनी बार रेप्लिकेट कर सकता है। तो अगर मान लिया मैंने अपना फॉरेन डीएनए यानी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने किसी एक ऐसे वेक्टर के साथ जोड़ा है जिसका कॉपी नंबर केवल 1 या 2 होगा, तो क्या होगा, सिर्फ 1 या 2 कॉपी बनेगी, तो मुझे कुछ फायदा तो हुआ नहीं, सिर्फ वो डीएनए मैक्सिमम 1 या 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर किसी का कॉपी नंबर 10, 20, 50, 100, 200 हुआ, तो मतलब वो रेप्लिकेट इतनी टाइम कर सकता है, मतलब मेरे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, और मल्टीपल कॉपीज बनेंगे तो मैं मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर भी कर सकता हूं। मतलब ज्यादा बेहतर कौन सा होगा, जिसका कॉपी नंबर ज्यादा हो। इसका मतलब अगर हम वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं, अगर हम वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डिपेंड्स ऑन, क्या क्या भैया, किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कॉपी नंबर पे, सर कोई कॉपी नंबर कितना है, और दूसरा होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, मतलब किसकी बॉडी में ट्रांसफर करना है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर बात करूं, मैं प्लाज्मिड अगर एज ए वेक्टर इस्तेमाल करता हूं, तो मैं डीएनए केवल और केवल यानी अपना फॉरेन डीएनए केवल और केवल ट्रांसफर कहां कर सकता हूं, बैक्टीरिया में, क्योंकि प्लाज्मिड सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है। मतलब जस्ट लाइक मैंने आपको कई बार बताया है कि फॉरेन डीएनए मतलब एक अनजान इंसान है, अजनबी, आप जो घर पे आए और आपकी बेल बजाए, आप गेट खोलो, आप घर में नहीं आने दोगे, आप जानते ही नहीं उसको, तो कोई बैक्टीरिया, कोई एनिमल या प्लांट क्यों एंटर करने देगा किसी अनजान इंसान को, या किसी फॉरेन डीएनए को जो उसका है ही नहीं, तो वो भी नहीं एंटर करने देगा। अगर वही अनजान इंसान आपके पापा के साथ आ जाए, तो आप बिना क्वेश्चन किए हुए अंदर बिठाओगे भी, चाय पानी भी पिलाओगे। तो अगर प्लाज्मिड कहां मिलता है, बैक्टीरिया की बॉडी में मिलता है, मैं अपने फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दूं, तो प्लाज्मिड को आप पापा समझ लो, और उसके साथ वो फॉरेन डीएनए कौन जा रहा है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब बैक्टीरिया पूछेगा ही नहीं, कहेगा कोई नहीं आ जाओ, एंट्री भी करवाएगा और पूरी फर्स्ट क्लास देखभाल भी करेगा। कहने का मतलब कि प्लाज्मिड जब इस्तेमाल करेंगे तो मतलब हम बैक्टीरिया पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, बैक्टीरिया के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे। तो ऐसे ही जैसे मान लिया एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम नॉर्मली इन्फेक्शन करता है प्लांट के ऊपर, आप एग्रोबैक्टीरियम को अपना डीएनए दे दो और कहते भैया ले जाओ एनिमल में ट्रांसफर कर दो, कहेगा यार मेरे को आता ही नहीं है इन्फेक्शन करना एनिमल के अंदर, मैं तो प्लांट में जानता हूं, तो प्लांट में ट्रांसफर करूंगा। रेट्रोवायरस एनिमल में इन्फेक्शन करता है, तो कहां ट्रांसफर करेगा, एनिमल के अंदर करेगा। अगर बात करूं मैं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया में आसानी से ट्रांसफर कर देगा। अगर बात करूं मैं BAC YAC, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया में करेगा, ईस्ट में करेगा। और PBR 322 कहां करेगा, प्लाज्मिड, पी का मतलब PBR में, पी का मतलब प्लाज्मिड है। अच्छा आर गायब कर दिया मैंने, तो आर लगा दे रहा हूं, ये PBR है, क्या है, PBR 322। तो कह रहा हूं पी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। अब प्लाज्मिड है तो ऑब्वियसली कहां ट्रांसफर करेगा, बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर करेगा। फिर बात, तो कहने का मतलब होस्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन से वेक्टर का सिलेक्शन हमें करना है। अब सुनना, हर एक वेक्टर के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। देखो
इन दोनों बातों पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं जितने भी वेक्टर होंगे उस वेक्टर में पहले कुछ क्राइटेरिया फिल होनी चाहिए, तभी जाकर के हम इन दोनों को देखेंगे। मतलब इनको देखने से पहले कुछ और क्राइटेरिया हैं जो उस वेक्टर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब हम ये देखेंगे कि कॉपी नंबर कितना है उसका और कौन से ऑर्गेनियम में ट्रांसफर करना है। अब वो क्राइटेरिया कौन सी हैं जो कंपलसरी होनी ही चाहिए, तब यहां पर वो पहुंचेंगे। तो वो क्राइटेरिया हम हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर। हेडिंग क्या डालेंगे, मतलब सब कुछ टॉपिक उसी में चल रहा है, आप सब हेडिंग मान के चलना, वेक्टर के अंदर ही चल रहा है सब, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, हाँ पीसीआर करवा दिया। पीसीआर लास्ट क्लास में हो गया। कौन सी दुनिया में खोए हुए हो तुम सदा, ऐसा काहे करते हो बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर पीसीआर भी हो गया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो गया है, इसलिए तो मैंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने करा दिया है, ठीक है ना। तो अब अगर बात करूं मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, तो एक वेक्टर के पास जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या है वो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आप लोग बताओ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, फिर जहां से डीएनए अपनी क्या करता है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। सही बात है ना, उसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी साइट फ्रॉम विच डीएनए स्टार्ट्स इट्स रेप्लिकेशन। आपने एक वेक्टर लिया, उसका कॉपी नंबर जो भी रहा हो, आपने ऑर्गेनिज्म भी देख के सेलेक्ट किया, लेट से प्लाज्मिड रहा हो बैक्टीरिया के लिए, आपके हिसाब से सिलेक्शन सब परफेक्ट है, लेकिन उस वेक्टर के पास ओआरआई साइट ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा कॉपी नंबर कितना है, क्योंकि रेप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकता बिना ओआरआई साइट के, रेप्लिकेशन ही नहीं है। तो जब रेप्लिकेशन ही नहीं हो सकता तो कॉपी नंबर जाके आचार डालना है। मतलब हमारे पास पहली क्राइटेरिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जो वेक्टर फुलफिल करना चाहिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, साइट फ्रॉम विच रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, साइट फ्रॉम विच डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, यानी उस जगह से जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओआरआई साइट बोलते हैं। और मेरी बात सुनना ध्यान से, जो ओआरआई साइट है ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर, ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का कॉपी नंबर कंट्रोल कौन करता है, ओआरआई साइट करती है। कौन करता है, ओआरआई साइट करती है। ठीक, जब पहली क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो हमारे पास दूसरी क्राइटेरिया आती है, और दूसरी है सेलेक्टेबल मार्कर। क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। कौन सा मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर, ऐसे जीन होते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। पहला क्वेश्चन सर ये ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं। ठीक, लेट्स से एग्जांपल समझते हैं। ये मेरे पास एक वेक्टर है, क्या है मेरे पास एक वेक्टर, ठीक है, प्लस ये मेरे पास क्या है, मेरा फॉरेन डीएनए है। क्या है मेरा ये फॉरेन डीएनए, जिसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट। कोई समस्या, अब आप बताओ, मैंने पहली क्लास में, देखो इसलिए बड़ा जरूरी होता है ना रिवाइज करना। अगर आपको याद हो तो मैंने पहली क्लास में ही आपको समझाया था कि बायोटेक्नोलॉजी में हमारा मकसद क्या है। जैसे मान लिया ई कोलाई एक बैक्टीरिया था, उसको इंसुलिन बनाने नहीं आता था, मैंने उसको इंसुलिन बनाने की एबिलिटी दी, और मैंने बोला था कि इंसुलिन बनाने की एबिलिटी देने के लिए मुझे इंसुलिन बनाने वाला जीन उसकी बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं चाह क्या रहा हूं, बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाए, तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंसुलिन बनाने वाला जीन ही तो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब जो चीज आप करवाना चाह रहे हो
जो चीज आप करवाना चाह रहे हो उसी का जो जीन होगा वही तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसी को तो आप फॉरेन डीएनए बोल रहे हो, समझ रहे हो ना। और ये सब बातें मैंने पहली क्लास में ही क्लियर किया था, जहां पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था वहीं पे। तो इसलिए थोड़ा बहुत रिवाइज करके अगर आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हैं? क्या बोला? मैंने कंफर्म किया था, आपने हाँ, बोला क्या होता है, मैंने कहा जो मैं हमारे डीएनए को चाहिए वही था। तो डीएनए के ऊपर चाहिए मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ गया ना बात। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज कर लिया करो। ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पे मैंने क्या किया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ जोड़ दिया। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर इसके साथ मैंने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा मेरा, बताओ ये क्या बन गया, बोलो भाई साहब। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए। सही बात, क्या बन जाएगा ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया एक बैक्टीरिया के शरीर में। कहां ट्रांसफर कर दिया, एक बैक्टीरिया के शरीर में, और इस बैक्टीरिया ने ये मेरा डीएनए ले लिया, ठीक है ना। तो सुना ध्यान से, बैक्टीरिया जब मेरा डीएनए एक्सेप्ट करता है, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलता हूं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। और जिस बैक्टीरिया के पास मेरा डीएनए है उसको मैं बोलता हूं ट्रांसफॉर्मेंट, या मैं बोलता हूं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलता हूं, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया मेरा डीएनए एक्सेप्ट नहीं करता, लेट से मान लिया एक बैक्टीरिया और पड़ा हुआ है यहाँ, बना तो ऐसे ऊपर, इस बैक्टीरिया के पास क्या मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं है, मैंने दिया ही नहीं उसको, मतलब ऑब्वियसली इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इसने नहीं एक्सेप्ट किया है तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो मतलब जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसने मेरा फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट कर लिया है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, और जिसने मेरा फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट नहीं किया है वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब मुझे कैसे पता चलेगा इस पूरी बैक्टीरिया कॉलोनी में कि सर कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ये पता करने के लिए ही हम जिन जीन का इस्तेमाल करते हैं, जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। नोट करो, अगले पेज पे चलते हैं। आप सुनना, अगर हम बात करें, इतनी में तो लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं बात करूं, सुनना, जीन इनकोडिंग जो इनकोड करते हैं या बनाते हैं, या जिनके पास कैरेक्टर होता है, जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंस फॉर बैक्टीरिया। मतलब ऐसे जीन जो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, यानी जिनकी वजह से किसी बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैक्टीरिया के पास कुछ जीन्स होते हैं जो जीन्स उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से मरने से बचाते हैं, तो उन जीन को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोलते हैं। और वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं वही कैसे काम कर रहे होते हैं, एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। तो अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन such as tetracycline, ampicillin, kanamycin, एक मिनट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, चलो
क्लोरोएम्फेनिकॉल, क्लोरोएम्फेनिकॉल act as selectable marker, act as selectable marker. सेलेक्टेबल मार्कर कैसे काम करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जीन जो रेजिस्टेंस हो किसके लिए? टेट्रासाइक्लिन के लिए। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक जीन, एंटीबायोटिक्स हैं। इनके लिए रेजिस्टेंस जो जीन प्रोवाइड करते हैं, उन जीन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं। और वो कैसे काम करते हैं? एज ए सेलेक्टेबल मार्कर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एज ए सेलेक्टेबल मार्कर काम करते हैं। अब सर ये कैसे करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर, ये हमें आगे समझने वाला। अभी इतना याद रखना कि बैक्टीरिया के पास या हमारे पास जो वेक्टर होगा, उस वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होंगे। सेलेक्टेबल मार्कर हैं क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और उसी जीन की हेल्प से हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे किसको? ट्रांसफॉर्मेंट को एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। तो अगर आप एक और लाइन अगर मैं बात करूं सेलेक्टेबल मार्कर की, हाँ, मैकेनिज्म कैसे ये देखा जाता है आगे है, चिंता मत करो। अभी बस हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, कैसे सेलेक्ट करेंगे ये भी मैकेनिज्म है आपके पास सिलेबस में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट जीन help to identify transformant and non-transformant इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो है क्लोनिंग साइट। क्या है? क्लोनिंग साइट। क्या है? क्लोनिंग साइट है। अब सर ये क्लोनिंग साइट का क्या मतलब होता है? सिंपल शब्दों में क्लोनिंग साइट हम उस साइट को या उस जगह को बोलते हैं जहां पर जाके कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है। आपने देखा था इकोआर1 कट लगाता है GAATTC उस जगह पर। तो जिस जगह पर किसी वेक्टर के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट लगाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट बोलते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर बात करूं तो साइट एट विच restriction enzyme वर्क, यानी जहां पर रेस्ट्रिक्शन काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट बोलते हैं। अब सोचो आपने एक वेक्टर लिया, उसमें ORI नहीं है तो कॉपी नहीं हो रही थी। अगर उसमें सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते कौन आपके काम का बैक्टीरिया है, कौन बिना काम का बैक्टीरिया है। क्योंकि आपके काम का कौन है? जो ट्रांसफॉर्मेंट है। आपके काम का कौन नहीं है? जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तब भी आपका काम पूरा नहीं हुआ। और क्लोनिंग साइट मतलब जहां पर कट लगाता है। अब किसी वेक्टर के पास क्लोनिंग साइट तो होना चाहिए। आप कह रहे हो मैंने एक वेक्टर लिया है जिसके पास एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां रिस्ट्रिक्शन कट मार सकता हूं, तो लिया ही क्यों है भाई? क्योंकि पर्पज क्या था हमारा? फॉरेन डीएनए को जोड़ना किसके साथ? वेक्टर के साथ। और अगर वो पर्पज ही नहीं पूरा हो रहा है तो क्या मतलब निकलता है? तो क्लोनिंग साइट होनी चाहिए हर एक वेक्टर के पास
तभी उसको हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ तुम पूछ रहे थे, बताओ। अगर एक जो डीएनए उसमें एक साथ सेलेक्ट करवा कर सकते हैं। एक से ज्यादा, बस अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि साइट एट विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट बोलते हैं। क्लोनिंग साइट होना ही चाहिए, बिना क्लोनिंग साइट के काम नहीं चलेगा। लेकिन सुनना, वेक्टर विद more number of cloning site preferred, यानी जिसके बाद एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट हो वो प्रीफर किया जाता है, बट ओनली वन साइट फॉर वन एंजाइम। तो मान लो मैं जैसे हमने वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को हमने कट करके ज्वाइन किया था, हाँ, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा था। बट मान लो एक डीएनए के अंदर सेम साइट भी बहुत सारी है, हाँ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो हर जगह पे कट मार देगा उसमें। थोड़ा सबर रखो, इसीलिए पता है कभी सुना है क्लास में बोलते हैं जब एक बार क्लास खत्म हो जाए तो डाउट सारे पूछा करो, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपसे क्लास में ही धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। इससे पहले तुमने पूछा था वो आंसर मैं अगली लाइन में लिखने वाला था, अभी जो तो पूछ रहे हो वो अगली लाइन में मैं लिखने वाला हूँ। इसलिए क्या कर रहा हूँ, मुझे एक बार अपनी बात खत्म कर लेने दो, उसके बाद फिर तुम्हारे अगर डाउट रह जाते हैं इस टॉपिक में तो जरूर पूछना, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या डाउट आ सकता है यहाँ। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला कि किसी एक वेक्टर के ऊपर एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट हो उसको हम प्रीफर करेंगे, बट मैंने वही लिखा बट ओनली वन साइट फॉर वन एंजाइम, यानी एक एंजाइम के लिए केवल एक ही साइट होना चाहिए। बात मैंने यही पूरी कर दी है, बट मैं इसको समझा रहा हूं। और वो कैसे समझेंगे हम, सुना ध्यान से। लेट्स से मैंने मान लिया ये मेरे पास एक वेक्टर है, क्या है मेरे पास? एक वेक्टर, और मेरे पास ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना? मैं मान रहा हूं कि इस वेक्टर के ऊपर एक साइट ये है, एक साइट ये है, एक साइट ये है और एक साइट ये है, ठीक है ना? अगर बात करो इस पे एक एंजाइम ए काम कर सकता है, इस पे एक एंजाइम बी काम कर सकता है, इस पे एक एंजाइम सी काम कर सकता है और इस पे एक एंजाइम डी काम कर सकता है। सब अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है ना? मेरे पास ये दूसरा वेक्टर है, थोड़ा पास ले लेते हैं इसको, इसके पास बस ये एक एंजाइम ए है। आप बताओ इन दोनों में से कौन सा वेक्टर आप प्रीफर करना चाहोगे, जहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भैया एंजाइम ए ढूंढ के लाओ जहां मर्जी वहां से, तभी कट कर लगेगा, अदरवाइज कट नहीं लगेगा। या आपके पास जहां बहुत सारे ऑप्शन है, जहां बहुत सारे ऑप्शन है कि आपके पास ए नहीं है तो बी इस्तेमाल कर लो, बी नहीं है तो सी इस्तेमाल कर लो, सी नहीं है तो डी इस्तेमाल कर लो, यानी मल्टीपल ऑप्शन। तो मतलब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक से ज्यादा एंजाइम काम कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही एंजाइम से कट करने की जगह है, तो ये वाला वेक्टर प्रीफर किया जाएगा और ये वाला प्रीफर नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये हुई कि सर एक से ज्यादा अगर ऑप्शन हो तो ये बेटर होगा। लेकिन अगली बात सुनना, और अगर मान लिया मैंने ये वेक्टर लिया, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं दोनों पर साइड सेम है, मतलब 4-4 है, लेकिन क्या है कि यहां पर एक ए है और यहां पर एक सी। तो अगर आप देखोगे यहां पर 4 साइट, यहां पर 4 साइट, यानी नंबर ऑफ साइट दोनों में बराबर है, लेकिन यहां एक एंजाइम के लिए 2 साइट है और यहाँ एक एंजाइम के लिए केवल एक साइट, हर एक एंजाइम के लिए एक साइट है। लेकिन यहाँ एक ऐसा एंजाइम है जिसके लिए ऑलरेडी कितनी साइट है? 2 साइट है। तो मैं कौन सा वेक्टर प्रीफर करूंगा? आप लोगों को क्या लगता है कौन सा करना चाहिए? इधर वाला वेक्टर प्रीफर किया जाएगा, इधर वाला नहीं। अब क्वेश्चन आता है सर क्यों? क्योंकि यहाँ तो ठीक है ऑप्शन की बात थी, लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन ठीक है, 4-4 साइट यहाँ अवेलेबल है, 4 यहाँ अवेलेबल है, लेकिन कह रहे हो सर अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लो एक और बात कर देता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ 4 अलग अलग एंजाइम के लिए, तो लो यहाँ एक बी भी लिख दिया मैंने। अब बताओ यहाँ 5 साइट अवेलेबल है और 4 अलग अलग एंजाइम के लिए अवेलेबल है, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 ही साइट है और 4 अलग अलग एंजाइम के लिए, तब भी मैं प्रीफर इसको करूंगा, उसको नहीं करूंगा, क्योंकि एक वेक्टर के ऊपर केवल एक साइट होनी चाहिए फॉर वन एंजाइम। क्योंकि अगर मैंने एक वेक्टर के ऊपर एक से ज्यादा साइट ले ली, जैसे यहाँ 2 साइट हैं, तो इस केस में क्या होगा? अगर मैंने मान लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ए इस्तेमाल किया तो यहां भी कट करेगा, यहां भी कट करेगा, यानी डीएनए के 2 अलग अलग फ्रेगमेंट बन जाएंगे। अब सोचो अगर इसकी 3 साइट होती तो यहां भी कट कर देता तो फ्रेगमेंट और बन जाते, मतलब
अगर मोर देन वन साइट है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, और डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जितने ज्यादा फ्रेगमेंट होंगे डीएनए के, उतना ज्यादा आपकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और आप क्या चाहते हो, कॉम्प्लिकेशन या थोड़ा आसानी? आप आसानी चाहते हो, इसलिए ऐसा वेक्टर चूज करोगे जहां पर साइट तो बहुत सारी हो, लेकिन एक एंजाइम के लिए केवल कितनी साइट होनी चाहिए? एक साइट होनी चाहिए। क्योंकि इसको हमने चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये क्या होगा? लीड टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, और फ्रेगमेंटेशन से क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज्ड। भैया समस्याएं क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगे। क्लियर बात? ये इसको हमने क्यों प्रीफर किया था? हैव मल्टीपल ऑप्शन। भैया मुझे यहाँ कट करने के बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ कौन प्रीफर कर रहा हूँ? ये वाला प्रीफर कर रहा हूँ। क्लियर है बात? अब तो कोई शक नहीं है ना? हाँ बताओ। इसमें आप मतलब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब ऐसे वेक्टर जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? एनिमल और प्लांट के अंदर जीन को ट्रांसफर करने में हम करते हैं। इसके लिए ध्यान रखना यार, एगेरोबैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम? एगेरोबैक्टीरियम। ये इस्तेमाल किया जाता है प्लांट के अंदर। किसके अंदर किया जाता है? ये प्लांट के अंदर। और एक वेक्टर याद रखना, रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस? रेट्रोवायरस। ये कहां इस्तेमाल किया जाता है? एनिमल के अंदर। ठीक है, हाँ समझना, यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टॉपिक को, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। किसका? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसका पूरा नाम है। इसका नाम रिस्पेक्टिवली लिखना, और ये टॉपिक पढ़ते समय इसके लिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि इस बेचारे के साथ हमने बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने ही किया है, ठीक? साइंटिस्ट कम्युनिटी और साइंस पढ़ने वाले लोगों ने। तो देखते हैं क्या किया इसके साथ हमने। तो अगर हम बात करें तो मैं इसका नाम पूरा नहीं लिखूंगा, एगेरोबैक्टीरियम हमेशा लिखूंगा। एक बार पूरा लिख दिया है क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, एगेरोबैक्टीरियम। अगर हम बात करें एगेरोबैक्टीरियम के पास, हाँ एग्रो, अगर हम बात करें हमारा इसके पास एक डीएनए होता है। अच्छा बताऊं, तो एगेरोबैक्टीरियम एक पैथोजन है। क्या है? एक पैथोजन फॉर सेवरल डाइकोट प्लांट। सेवरल डाइकोट प्लांट, यानी बहुत सारे ऐसे डाइकोट प्लांट हैं जिनके अंदर ये इन्फेक्शन करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। एक्चुअली में इसके पास एक डीएनए होता है, हैव टीडीएनए। कौन सा डीएनए होता है इसके पास? टीडीएनए। टीडीएनए स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। ये क्या करता है? इस टीडीएनए की हेल्प से अटैक करता है किसी प्लांट सेल के ऊपर। अटैक ऑन प्लांट। कहां अटैक करेगा? प्लांट के ऊपर अटैक करेगा। और जब प्लांट के ऊपर अटैक करेगा तो क्या करेगा? इंसर्ट टीडीएनए इन प्लांट जीनोम, यानी प्लांट के
डीएनए के साथ अपना टीडीएनए क्या कर देगा, जोड़ देगा। और ऐसा करने के बाद क्या करेगा ये, ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इंटू कैंसर सेल, ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इंटू कैंसर सेल। क्या करता है ये, एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब सुना ध्यान से, जब ये ट्रांसफॉर्म कर देगा तो क्या करेगा, डायरेक्ट द सेल टू प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन, यानी पैथोजन को जो जो केमिकल चाहिए था वो बनाने के लिए उस सेल को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। अब सुनना, मैं थोड़ा यहां एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूं और इस सर्कल के अंदर ये अलग कलर से डीएनए बना रहा हूं। अब मान लो कि यही इसका क्या है, टीडीएनए है, ठीक है ना, मतलब ये इतना हिस्सा जो है वो कैंसरस है, इसका कैसा है, कैंसरस है। अब आप सोचो ध्यान से, एग्रोबैक्टीरियम है, एक बैक्टीरिया मतलब प्लांट के ऊपर अटैक करता है, अपना डीएनए प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ देता है और एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो उस सेल से उसको जो जो चाहिए वो केमिकल बनवाता है। ये काम मैं अपने जीवन में कर रहा था जब तक इंसानों ने इसके जीवन में इंटरफेयर नहीं किया। अब सुनना, हुआ क्या, हमने इस बैक्टीरिया को पकड़ा और इस बैक्टीरिया का जो ये टीडीएनए था इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, उस डीएनए जो कट करके रिमूव कर दिया और उस जगह पर वो डीएनए जोड़ दिया जो हमें ट्रांसफर करवाना था, यानी जो हमारे काम का डीएनए था। अब बैक्टीरिया जाकर के एक प्लांट सेल के ऊपर अटैक करता है, उसको लगता है मैं तो कैंसर कर रहा हूं, और वो उस डीएनए को काट के प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ता भी है और फिर उसको लगता है कि अब जो मैं बोलूंगा वो प्लांट सेल बनाएगी, वो केमिकल मुझे मिलेगा। बट उसके साथ धोखा ये हुआ कि उसका डीएनए कट करके रिमूव कर दिया गया था, यहां वो डीएनए जोड़ा गया है जो हम चाहते थे। तो ट्रांसफर भी इसने कौन सा डीएनए किया होगा, जो हम चाह रहे थे। तो प्लांट के पास गया कौन सा डीएनए, वही डीएनए जो हम चाह रहे थे। अब प्लांट बनाएगा क्या, जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं। मतलब इस बैक्टीरिया के साथ ओवरऑल क्या हुआ है, धोखा हुआ है। क्या हुआ है इसके साथ, धोखा हुआ है। इसकी एक एबिलिटी का हमने क्या किया है, मिस यूज किया है कि भैया तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम कर लेते हो, तो एक काम करो ये हमारा वाला काम करके दिखा दो। तो मतलब हमने एग्रोबैक्टीरियम का एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की तरह इस्तेमाल किया। भाई हम क्या कर रहे थे, डीएनए ला रहे थे, निकाल रहे थे, कट कर रहे थे, जोड़ रहे थे। हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, हमने खुद इसको दे के डीएनए भेज दिया, ले जाओ कट करके जोड़ ओड़ के सब चले आना। मतलब पूरा जेनेटिक इंजीनियर की तरह हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो हमने कैसे इस्तेमाल किया इसको समझते हैं। ये तो नॉर्मल था काम, ये नॉर्मली कर ही रहा था, तो हमने कैसे इस्तेमाल किया। तो भाई साहब देखो ध्यान से, टीआई प्लाज्मिड, हमने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या किया हमने, आइसोलेटेड एंड मॉडिफाइड, एंड मॉडिफाइड। आइसोलेट किया और क्या कर दिया हमने, उसको मॉडिफाई कर दिया। जब हमने मॉडिफाई किया तो अब ये क्या हो गया, टीआई प्लाज्मिड इज नो मोर पैथोजेनिक, नो मोर पैथोजेनिक। मतलब अब ये इन्फेक्शन नहीं करता, नो मोर पैथोजेनिक, क्योंकि पैथोजन यानी बीमारी करने वाला जो जीन था वो तो कट करके रिमूव कर दिया आपने। तो नो मोर पैथोजेनिक, बट मतलब क्या हुआ, कैन डिलीवर, कैन डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट
सेम वे। मतलब सेम तरीके से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेगा, लेकिन अब बीमारी नहीं करेगा। अब क्या नहीं करेगा? बीमारी नहीं करेगा। चलो बात, बीमारी नहीं कर सकता, बट डीएनए एज इट इज जैसे ट्रांसफर करता था वैसे ही करेगा। क्लियर बात? तो ये बार कई बार पूछते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का इस्तेमाल हम एज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे करें हैं, तो आपको क्या बताना है? अगर आपको सिंपल शब्दों में हाँ, अगर आपको लिखना है तो एक बार मैं एनसीईआरटी का डायग्राम, मतलब एनसीईआरटी से कुछ थ्योरी काट के ला रहा हूं, ठीक है? चलो, तो अगर एनसीईआरटी की मैं लाइनें पढ़ूं तो आपको खुद बदल जाएगा कि जो हमने पढ़ा है एग्जैक्टली सेम है, यहाँ कुछ अलग नहीं है। क्या कह रहा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट। सही बात है, पढ़ा है हमने। कह रहा है एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए, यानी इसके पास एक टीडीएनए होता है जो अपना डीएनए डिलीवर कर पाता है। कहां पर? टू ट्रांसफॉर्म a normal plant cell into tumor cell and direct this tumor cell to produce the chemical required by the pathogen। कुछ हमने अलग किया क्या? यही तो लिखा है सेम। सही बात है ना? सेल को डायरेक्ट करता है और पैथोजन बनाने, मतलब जो केमिकल चाहिए वो बनाने के लिए। कह रहा सिमिलरली एक और है रेट्रोवायरस, जिसकी बात अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। अभी मान के चलो कि इस वाले टॉपिक के लिए हमारा ये वाला टॉपिक अभी रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है ना? यहां तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब हम कहां से करेंगे काम की चीजें, यानी अगर हमें थ्योरी लिखना हो तो कह रहा है द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक। मतलब हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, अब वो पैथोजेनिक नहीं है, बट स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वैरायटी ऑफ प्लांट। मतलब अभी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकता है? डिलीवर कर सकता है। यही सेम चीज तो पढ़ा था हमने। अब यहाँ बीच में रेट्रोवायरस के बारे में लिख रखा है। अब रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं रेट्रोवायरस की बात करूं तो अगर आप देखोगे तो रेट्रोवायरस के बाद भी यही सेम एबिलिटी थी, ठीक है ना? अगर आप रेट्रोवायरस इरेज, ये यहां से जो लिखा हुआ है ये किसके बारे में है? रेट्रोवायरस के बारे में। किसके बारे में है? रेट्रोवायरस के बारे में। देखना ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है सिमिलरली एक रेट्रोवायरस है इन एनिमल हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। मतलब सेम तरीके से रेट्रोवायरस भी एक जिसके पास एक एबिलिटी है क्या करने की? टू ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। सेम एबिलिटी है, बट ये एनिमल में करता है। एग्रोबैक्टीरियम कहां कर रहा था? प्लांट में कर रहा था। अब अगर सेम एबिलिटी है तो हम इसको भी मॉडिफाई कर देंगे और इसको भी मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एनिमल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो मतलब कुछ नया नहीं है। अगला वाला भी सेम है। तो अगले वाले में क्या करना है? अगर हम रेट्रोवायरस की बात करें, किसकी बात करें? रेट्रोवायरस की बात करें तो रेट्रोवायरस में याद रखना है एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए इनटू एनिमल। किसके अंदर? एनिमल के अंदर। एंड ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। उसके बाद अगर हम क्या करें तो इसको हम क्या बोल दिया? मॉडिफाइड यानी रेट्रोवायरस हमने क्या किया? मॉडिफाइड एंड यूज्ड ऐसे मॉडिफाइड विच इज नो मोर पैथोजेनिक, विच इज नो मोर पैथोजेनिक। यानी इसको हमने मॉडिफाई किया जो अब कैसा नहीं है? पैथोजेनिक नहीं है, यानी बीमारी नहीं करता, बट स्टिल एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए।
या स्टिल एबल टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये बोल सकते हैं ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर बात है क्या? ये किसकी बात हो गई? रेट्रोवायरस की बात हो गई। अगर हम बात करें रेट्रोवायरस क्या कर सकता था, ये तो हमने कहा देख लिया पीछे कि रेट्रोवायरस भी कैंसर करता था। पीछे के पैराग्राफ में याद है, ये बीच का जो ब्लू कलर से मार्क किया है। अगर हम बात करें तो हमने रेट्रोवायरस को मॉडिफाई किया और क्या किया देखना जानते। कह रहा रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म। डिसआर्म का मतलब उसको बीमारी करने वाली चीजों को छीन लेना, या आप बोलो इसको मॉडिफाई कर देना। डिसआर्म्ड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर द डिजायरेबल डीएनए इनटू द एनिमल से। सो once gene or a DNA fragment has been ligated to the suitable vector, it is transferred into the bacterial, plant or animal host where it multiply। मतलब जब हम अपने सुटेबल या जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेट्रोवायरस या एग्रोबैक्टीरियम के साथ जोड़ देंगे, तब वो उस डीएनए को क्या कर देंगे, एनिमल या प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जहां हमें ट्रांसफर करना था। फिर वो डीएनए वहां मल्टीप्लाई करेगा और आगे सो ऑन जो चीजें होंगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर एनिमल के अंदर एज ए वेक्टर हमें कुछ इस्तेमाल करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, रेट्रोवायरस का। और अगर प्लांट में इस्तेमाल करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वेक्टर क्या होता है और फीचर ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। अब अगली क्लास में बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किया कैसे जाता है, ठीक, सिलेक्शन कैसे होगा, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। और इसके बाद जो है इस चैप्टर के एंड में पहुंच जाएंगे, मतलब मैक्सिमम मान के चलो अगली क्लास में लगभग एंड हो जाएगा चैप्टर का। और अगर अगली क्लास में नहीं होगा तो एक क्लास लगेगी आधे घंटे की, आधे घंटे 20-25 मिनट की, ठीक है ना। तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।